हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम रसशास्त्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिससे हम अपनी महारस टॉपिक कवर करेंगे। और सबसे पहला महारस यानी अभ्रक, जिसकी हम वन शॉट वीडियो एक ही लेक्चर में सारा टॉपिक हम कवर कर देंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको हम एक वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अभ्रक। अभ्रक का जो अंग्रेजी नाम है यानी मॉडर्न नेम है वो क्या बताया गया है? माइका बताया गया है, जिसे हम भारत का नैवेद्य भी मानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला बताया गया है K2SiO3 का होल थ्राइस या फिर एल्यूमिनियम SiO3 का होल ट्वाइस। ये बेसिकली पोटेशियम सिलिकेट कह सकते हैं और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के सॉल्ट्स होते हैं। अभ्रकम इसका संस्कृत नेम है। काठिन्य इसका 2.5 से 3 तक होता है और विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 3 होती है। प्राय किन किन नामों से जाना जाता है? गगन, व्योम, वज्र, घन, आकाश, अंबर, मेघ, अंतरिक्ष, घन, गिरिज, अमल और गौरी तेज। इन नामों से ये अभ्रक बताया जाता है। इसकी प्राय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इतिहास की अभ्रक का उल्लेख कहाँ मिलता है और सबसे पहले उसकी हिस्ट्री क्या है। तो सर्वप्रथम उल्लेख जो अभ्रक का वो हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है, जहाँ पे वज्र अभ्रक के नाम से जाना गया है। और पारद से कृत्रिम स्वर्ण निर्माण के रूप में इसका वर्णन वज्र अभ्रक का वहां पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? कौटिल्य अर्थशास्त्र में। दूसरा हमें गौतमकृत न्याय दर्शन में मिलता है 3री शताब्दी में। और अमरकोश यानी 6ठी शताब्दी की पुस्तक में गिरिजामल के नाम से अभ्रक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रस शास्त्र में पारद को शिव बीज अगर अभ्रक को गौरी का तेज बताया गया। मतलब जो हमारे रस ग्रंथ होते हैं, हमारे रस की किताबें होती हैं, उनमें पारद को शिव का बीज बताया गया और उसी के साथ साथ अभ्रक को गौरी का तेज बताया गया है। अभ्रक का उपयोग पारद को शक्ति संपन्न बनाने होती है, मतलब पारद की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अष्टांग हृदय में काशी साधी तैल में बाह्य प्रयोग में अभ्रक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये 5 पॉइंट है इसके इतिहास में जो हमें याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है प्राप्ति स्थान की। अभ्रक हमें कहाँ मिलता है? सबसे पहले राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जगह पे देखने को मिलता है। तमिलनाडु में नेल्लोर और सालम की खानों में देखने को मिलता है। पंजाब के नूरपुर में, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में, बिहार झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह इलाके में पारद की खदान देखने को हमें मिलती है। गिरिडीह जिले की कोडरमा की जो विश्व प्रसिद्ध खान है, कोडरमा जो है विश्व प्रसिद्ध खान है, इसमें मस्कोवाइट और बायोटाइट 2 तरह के माइका हमें देखने को मिलता है। और अगर हम फॉरेन की बात करें तो हमें रूस, अमेरिका और कनाडा में हमें अभ्रक का वर्णन देखने को मिलता है। आगे आता है आधुनिक दृष्टि से अभ्रक को क्या बताया गया। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो अभ्रक को डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम ये बताया गया है आधुनिक दृष्टि से। दो भेद में इसको डिवाइड किया गया है आधुनिक दृष्टि से ही। अल्कली माइका जिसमें अल्कली प्रेजेंट होती है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिसका रंग सफेद और हल्का सा होता है। और दूसरा कैटेगरी है इसकी फेरो मैग्नीशियम माइका, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है ज्यादा मात्रा में। रंग इसका लाल आभा वाला या फिर काला कलर का होता है। ये आधुनिक दृष्टि से इसके 2 प्रकार के भेद का वर्णन करा गया है। आगे आता है रासायनिक दृष्टि से। जो अभ्रक है वो रासायनिक दृष्टि से 5 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले मस्कोवाइट जो कि नाम से पता लग रहा है, मस्क यानी व्हाइट कलर का हमें देखने को मिलता है। मस्कोवाइट। श्वेत अभ्रक जिसे हम बोलते हैं। पैरागोनाइट वो भी श्वेत अभ्रक रंग का होता है। फ्लोगोपाइट रक्त अभ्रक होता है। लेपिडोलाइट पीत अभ्रक होता है और बायोटाइट कृष्ण अभ्रक होता है। ये इसके कलर के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये इसकी रासायनिक दृष्टि से 5 भेद माने गए हैं। आगे आता है अभ्रक का परिचय, स्वरूप की अभ्रक दिखता कैसे है और उसका कैसे हम उसे पहचानेंगे। सबसे पहले परत आसानी से पृथक की जा सकती है। जो अभ्रक की लेयर्स होती हैं उन्हें हम आसानी से अलग अलग हटा सकते हैं और अलग अलग मतलब उसको अलग अलग डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। पतले दानेदार अणुओं से बने होने से कारण लचीले और कड़े होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से क्या फ्लेक्सिबल हो जाते हैं लेकिन काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। इसमें सिलिका के साथ साथ एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, लिथियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन ये सब भी देखने को मिलता है। ये सब हमें अल्प मात्रा में देखने को मिलता है सिलिका, लेकिन जो है वो ज्यादा मात्रा में हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे आता है अल्प मात्रा में क्रोमेट्स। क्रोमेट्स क्या है? जो इसको कलर ऐसे क्रोमियम, मैग्नीज, बेरिलियम, फ्लोरीन, टेलिनियम, ये सब इसमें अल्प बहुत माइनर मात्रा में देखने को मिलता है, जो कि इसको कलर देने का काम अच्छे से करते हैं। अभ्रक ताप और विद्युत का कुचालक है। मतलब जो अभ्रक है वो ताप और विद्युत का कुचालक। ताप होता है टेम्परेचर और विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी। कुचालक का मतलब इंसुलेटर, मतलब ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर का इंसुलेटर है। और कहाँ पे प्रयोग होता है? पेंट और कागज निर्माण में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
अब आता है रस ग्रंथों के अनुसार जो पार्वती के रज से गंधक और शुक्र से अभ्रक का उत्पत्ति का वर्णन किया गया। मतलब पार्वती का जो रज है उनसे गंधक बना है और शुक्र से अभ्रक की उत्पत्ति हुई है। लावा के पर्वत का रज माना गया है और शरीर में व्याप्त शुक्र धातु की तरह अभ्रक माना गया है। इसमें ये हमें रस ग्रंथों के अनुसार देखने को मिलता है, ये इसका स्वरूप है। आगे आते हैं पारद खनन, अभ्रक खनन। अभ्रक खनन मतलब अभ्रक को कहां से हमें निकालना चाहिए, तो 1.25 हाथ चौड़ा और 4 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर हमें अभ्रक ग्रहण करना चाहिए। मतलब जो हम गड्ढा खोदेंगे खदान में से पारद की, वो 1.25 हाथ चौड़ा होना चाहिए और 4 हाथ गहरा होना चाहिए। वहां से हमें अभ्रक को बाहर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी सतह से प्राप्त किया गया जो अभ्रक है वो निसत्व और निष्फल होता है। हमें ऊपरी सतह से वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो यूज ही नहीं आएगा और उसको उसकी प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत डाउन होंगी। अभ्रक के भेद अग्नि व्यवहार के अकॉर्डिंग, मतलब किस तरह से अग्नि पे वो कैसा अपना कार्य दिखाता है, अग्नि पे वो कैसा रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अभ्रक के 4 भेद माने गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र, ये 4 भेद जो होते हैं, इनके फर्दर 4 टाइप्स और होते हैं जो कि इनके कलर के अकॉर्डिंग होते हैं। श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीतवर्ण। यानी पिनाक के 4 भेद, श्वेत, रक्त, कृष्ण, पीतवर्ण। वैसे नाक के आगे 4 भेद, मंडूक के 4 भेद और वज्र के भी सेम 4 भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू कलर। तो 4 से मिलाकर टोटल 16 भेद अभ्रक के माने गए अग्नि व्यवहार के अकॉर्डिंग। क्या क्या वो माने गए हैं हम देखते हैं। सबसे पहले पिनाक अभ्रक। पिनाक अभ्रक यानी परतों से जल वाष्प निकलकर अभ्रक आसानी से पृथक हो जाता है। मतलब जो पिनाक अभ्रक होता है, इसके अंदर जो परत होती है वो काफी लूज होती है, जिनमें से जो जल की वाष्प है यानी इवेपोरेशन है, हीट देने पे आसानी से बाहर हो जाता है और अभ्रक भी आसानी से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। लेकिन ये सबसे बेकार होता है, क्योंकि इसके सेवन से मल अवरोध से मृत्यु हो जाती है। मल अवरोध, इसका अगर कोई सेवन कर ले तो उसकी मल अवरोध से मृत्यु होने की संभावना होती है। आगे आता है नाक अभ्रक। नाक से जैसे साफ नाम से ही पता लग रहा है, फुस फुस की आवाज आती है। जैसे कि यदि परत मजबूत हुई तो दृढ़ और उसके बीच में विशेष सिरा जैसी रचना होती है। मतलब जो पारद की लेयर्स होती हैं, उनके जो उसकी परतें होती हैं, उनके अंदर सिराएं जैसी रचना होती है, छोटी छोटी सी, जो कि गर्म वाष्प सिरामार्ग से एक स्थान पर खुलने के कारण फुस फुस की आवाज आती है। मतलब अगर जब उसमें से गर्म जल वाष्प निकलता है, इवेपोरेशन होती है हीटिंग के दौरान, तो उसमें से जो सिराएं हैं उनके धीरे धीरे उनमें से फुस फुस की आवाजें आती हैं। तो फुस फुस की आवाज नाम से आने के कारण इसका नाम नाक अभ्रक रख गया, क्योंकि नाक के फुदकारने के समान आवाज आती है। जैसे नाक फुदकारता है उसके हिसाब से आवाज आती है। इससे क्या होता है, इसके सेवन से मंडलादि कुष्ठ रोग से उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इसका अगर सेवन कर ले तो मंडलादि कुष्ठ रोग हमें देखने को मिलते हैं। आगे आता है मंडूक अभ्रक। मंडूक कहते हैं मेंढक को। तो इसमें मेंढक के समान ही उछलने की या चट चट की आवाज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि दल छोटे होने से इसका संगठन में कोई विशिष्टय नहीं होता। इसके जो दल होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। तो गर्म करने पे जो जल वाष्प है वो किसी विशिष्ट दिशा में नहीं निकल पाता, मतलब इधर उधर स्कैटर्ड हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं निकल पाता। इसकी वजह से क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है। दबाव बढ़ जाने पर तीव्र स्फोट होने के कारण दल टुकड़े होकर मेंढक सर्दी उछलकर अग्नि से बाहर आ जाते हैं। जब प्रेशर मेंटेन हो जाता है, अभ्रक का जो जल वाष्प वो निकल ही नहीं पा रहा, तो विस्फोट हो जाता है, वो फट जाता है और मेंढक के समान उछलकर अग्नि से बाहर आ जाता है। इसलिए इसको मेंढक की तरह चटककर उछलकर बाहर आने के कारण इसे क्या है, मंडूक अभ्रक माना गया, कि मेंढक की तरह चटककर और उछलकर बाहर आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, अगर इसका कोई सेवन कर ले तो अश्मरी रोग हो जाते हैं। अश्मरी रोग जो कि शल्य क्रिया के साथ हो जाता है, मतलब इसकी सर्जरी करानी पड़ती है अगर इसका सेवन कर ले और उसको अश्मरी हो जाती है, यानी स्टोन कैलकुलाई हो जाती है। आगे इसमें आता है वज्र अभ्रक। वज्र अभ्रक सबसे अच्छा माना गया, क्यों? क्योंकि इसकी सिराएं सीधी एवं सरल होने के कारण दलों का संगठन ढीला होने से अंदर का जल अग्नि से वाष्प शीघ्र निकल जाता है। क्योंकि जो इसकी सिराएं होती है, इसकी पार्टिकल्स के बीच में, इसकी परतों के बीच में, वो एकदम सीधी होती हैं। तो जब वाटर वेपर एवोपराइज्ड होते हैं, निकलते हैं जल वाष्प अभ्रक में से, तो वो सीधे सीधे एकदम निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ना कोई अटकता है और सीधे से एकदम इसमें बहुत फायदा होता है। सभी विकृति रहित रह के निश्चल माना गया। निश्चल माना गया क्योंकि इसमें कोई विकृति ही नहीं होती है। अगर इसका सेवन कर ले तो हमें देह सिद्धि और लो सिद्धि की प्राप्ति होती है, और रोग नाशक और सर्वश्रेष्ठ माना गया है ये। मतलब सबसे अच्छा जो इनमें बेस्ट माना गया है वो है वज्र अभ्रक, रोग नाशक और सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे आता है श्वेत आदि वर्ण भेद से, मतलब व्हाइट, रेड, पीत, इन सब कलर भेद से अभ्रक का क्या महत्व बताया गया, मतलब इंपॉर्टेंस बताई गई अकॉर्डिंग टू कलर। रजत आदि श्वेत से, मतलब जो अगर सफेद रंग का है फिर रजत रंग का है, उसके निर्माण से शिवित्र रोग नष्ट हो जाते हैं। शिवित्र, अगर इसका सेवन करें हम श्वेत वाले का, तो शिवित्र रोग नष्ट हो जाते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया, अगर रक्त वर्ण का अभ्रक सेवन करते हैं
तो लाल रंगकणों की शरीर में वृद्धि होती है, मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं रक्त वर्ण का अभ्रक का सेवन से। पीत वर्ण यानी पीले वर्ण के अभ्रक के सेवन से क्या क्या होता है, धातुओं को पीत वर्ण की उत्पत्ति होती है, कृत्रिम स्वर्ण निर्माण में प्रयोग होता है और कामला आदि रोग नष्ट होते हैं, मतलब हमारे स्वर्ण में भी उपयोगी करेगा, हमारे जॉन्डिस भी सही करेगा और धातुओं की पुष्टि भी करेगा, इसलिए पीत कर्म के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है पीत अभ्रक। और कृष्ण अभ्रक इन चारों में से सबसे ज्यादा जो अच्छा माना गया वो सर्वश्रेष्ठ जो माना गया वो है कृष्ण वर्ण का अभ्रक, जो कि करोड़ों गुण वाला होता है, सबसे जो बेस्ट माना गया वो है कृष्ण वर्ण का अभ्रक। आगे आता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है ग्राह्य अभ्रक। ग्राह्य अभ्रक मतलब जो कि अभ्रक हम खा सकते हैं, जो हम सेवन कर सकते हैं, वो कैसा होना चाहिए। तो उसका श्लोक हमें देखा गया रसरत्न समुच्चय में, स्निग्धम प्रतुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्रम च तदभ्रम शस्तमिरितम। ये है रसरत्न समुच्चय का श्लोक, जो कि क्या कहता है, ये चिकना अभ्रक जो है, ग्राह्य अभ्रक चिकना मोटे दल वाला उत्तम वर्ण युक्त भार युक्त आसानी से जिसके पत्र अलग हो जाए पृथक हो जाए, वो जो अभ्रक है वो सबसे अच्छा माना गया है। दूसरा श्लोक हमें रेफरेंस देखने को मिलता है रस तरंगिणी में, वो कहते हैं नीलांजनोपमं स्निग्धम भार पूर्णम महोज्वलम निन्मोच्य पत्रम मृदुदलम तव रब्रम श्रेष्ठ मिहोच्यते। मतलब नीला अंजन के समान जो अभ्रक होता है, स्वादिष्ट मतलब नीला अंजन के समान दिखने वाला जो अभ्रक होता है, स्निग्ध चमकीला वजनदार और सुख पूर्वक इसके पत्र जो अलग अलग हो जाए, ऐसा जो अभ्रक है वो श्रेष्ठ होता है। मतलब ये दो रेफरेंस में बताया गया हमें कौन सा अभ्रक ग्राह्य होता है। आगे आता है स्थान भेद से अभ्रक का वैशिष्ट्य है, मतलब कौन कौन से स्थान पे किस प्रकार का हमें अभ्रक देखने को मिलता है रीजन वाइज। तो हिमालय पर्वत पे जो अभ्रक हमें मिलता है वो सबसे ज्यादा उत्तम होता है, पूर्व पर्वत पे जो हमें देखने को मिलता है वो सबसे मध्यम होता है अभ्रक, और जो दक्षिणी पर्वत पे हमें देखने को मिलता है वो सबसे अधम यानी सबसे बेकार क्वालिटी का अभ्रक हमें देखने को मिलता है। आगे आते हैं अशुद्ध अभ्रक के दोष, मतलब जो अभ्रक शुद्ध नहीं हुआ अशुद्ध है उसके अंदर क्या क्या दोष होते हैं। अशुद्ध या चंद्रिका युक्त अभ्रक सेवन करने से हार्तव पीड़ा, अगर अशुद्ध हम अभ्रक सेवन कर लें या फिर चंद्रिका युक्त अगर हम सेवन कर लेते हैं अभ्रक, तो उसमें हृत पार्श्व पीड़ा हो जाती है, शोथ हो जाता है, क्षय पांडु रोग कुष्ठ आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, डिसीज देखने को मिलती है अगर हम अशुद्ध अभ्रक का सेवन कर लेते हैं। तो अभ्रक उसके हमें क्या करना, अगर हमें अभ्रक को शुद्ध करना है तो हमें उसका शोधन करना पड़ेगा। तो इस आगे हम पढ़ेंगे अभ्रक का शोधन कैसे किया जाता है। अभ्रक का शोधन जो है वो कैसे किया जाता है, अग्नि में प्रतप्त करके, मतलब अग्नि में उसको पहले जलाकर कांजी गोमूत्र त्रिफला क्वाथ गोदुग्ध बद्री पत्र या उसकी छाल का क्वाथ, इन सब का सेवन, इसको इन सब में उसको किसी एक में से प्रतप्त करके 7 बार बुझाने पर अभ्रक जो है शुद्ध हो जाता है। कौन कौन सी चीजें बताई गई है, कांजी गोमूत्र त्रिफला गोदुग्ध बद्री पत्र या छाल या स्क्वाथ में किसी एक भी द्रव्य में 7 बार बुझाने पर अभ्रक जो है शुद्ध हो जाता है, यानी अभ्रक का शोधन बताया गया है। आगे आता है धान्य अभ्रक का निर्माण। धान्य अभ्रक क्या होता है, धान्य अभ्रक जो है भस्म यानी अभ्रक भस्म वो बनाने में यूज होता है। तो कैसे बनाते हैं, शुद्ध अभ्रक का एक भाग लेना है और शाली धान्य का 1/4 यानी 1/4 चतुर्थांश भाग लेना है, उसको पोटली में बांधकर कांजी में 3 दिन तक डुबा के रखना है। पोटली जो उसकी पोटली है उसको द्रव में ही मसलना है पकने 3 दिन के बाद, और द्रव को निथार कर पात्र के नीचे भाग को धान्य अभ्रक माना गया। मतलब जो पोटली है उसको उसी पानी में निचोड़ हाथों से मसलना है 3 दिन कांची में डुबोने के बाद, और पानी ऊपर का हटा के जो नीचे सार भाग जो हमें मिलेगा वही धान्य अभ्रक होता है। और धान्य अभ्रक का प्रयोग अभ्रक भस्म बनाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, अभ्रक का मारण। हम मारण किसी भी द्रव्य का उसकी भस्म बनाने के लिए करते हैं। तो अभ्रक की भस्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अगर हम पुट के अनुसार देखें तो अगर यदि हमें अभ्रक को रोगनाशक क्षमता उसमें उत्पन्न करनी है तो हमें 20 से 100 पुट देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें हमें रसायन के लिए प्रयोग करना है, उसमें रासायनिक प्रॉपर्टी भी उसकी बढ़ानी है, तो उसमें 100 से 1000 पुट हमें देने पड़ेंगे। उसके लिए हमें अभ्रक का मारण करना पड़ेगा। और वो कैसे करा जाएगा, सबसे पहले इसके 5 तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहला क्या है, धान्य अभ्रक को कास्मर्द स्वरस से मर्दन करने पर चक्रिका बनाए। मतलब जो धान्य अभ्रक है और कास्मर्द का स्वरस में मर्दन करके उसमें उसकी चक्रिका बनाए अभ्रक की, और उसको 10 बार गजपुट दें, और 10 बार गजपुट देने पर तैयार होगा उसे हम अभ्रक भस्म कहेंगे। दूसरा तरीका इसका क्या है, धान्य अभ्रक प्लस नागरमोथा यानी चौलाई का स्वरस देकर उसको उसकी टिकिया बनाकर 10 पुट देने से अभ्रक का मारण होता है। तीसरे तरीके में वटमूल का क्वाथ, तांबुल पत्र, वासा पत्र स्वरस, मत्याक्षी स्वरस और मत्याक्षी प्लस करेला स्वरस, इन सब का समभाग अभ्रक में मिलाएं और किसी भी एक द्रव्य में मर्दन कर इसकी टिकिया बनाकर 20 गज बुट देने पे सिंदूर वर्ण की भस्म बनती है।
जो कि अबरक की भस्म मानी गई है। परंतु इसमें किसी भी एक द्रव्य में हमें इसको मर्दन करना है अबरक को, और उसकी टिकिया बनाकर इसमें हमें 20 गजपुट देने पड़ते हैं। चौथा तरीका है धान्य अबरक और गुण का समान भाग लेकर एरंड पत्र सोरस में 3 पुट देने पर निश्चंद्र भस्म बनती है, उसे हम अबरक भस्म कहते हैं। ये तरीके में हमें गुण और अबरक का समान भाग लेना है, एरंड पत्र को सोरस डालकर भावना देनी है और 3 पुट हमें इसमें देने पड़ते हैं। और लास्ट तरीका होता है इसमें हल्दी, अमलकी का सोरस और टंकण, इन सबको लेकर अबरक में मिलाकर 60 पुट देने पे सिंदूर वर्ण की अबरक भस्म तैयार होती है, वो भी अबरक का मारण हेतु प्रयोग में किया जाता है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा अबरक का मारण। अब अबरक का मारण करने के बाद अबरक की भस्म बनती है। तो अबरक की भस्म की परीक्षा कैसे करी जाएगी? सर्वश्रेष्ठ इसमें देखते हैं हम निश्चंद्र, ये इसका प्रधान लक्षण है। निश्चंद्र मतलब इसमें चंद्रिका नहीं होनी चाहिए, जो इसकी भस्म बनी है ये पूरी निश्चंद्र होनी चाहिए। जो यदि ये निश्चंद्र होगी तब ये अमृत की समान उपमा देने वाली होगी। दूसरा, अंजन के सदृश होनी चाहिए। तीसरी, सूक्ष्म होनी चाहिए, ये मृत अमरक भस्म के लक्षण होते हैं। अरुण वर्ण की होनी चाहिए, ये अमृत की तरह उपमा वाला होता है। इष्टिका चूर्ण सदृष्ट होना चाहिए। और जो भस्म के सामान्य लक्षण होते हैं वारितर ये सब जो इसमें हमें नॉर्मल जो देखने को मिलते हैं वो लक्षण भी इसमें होने चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसके 5 लक्षण है, उनमें से भी जो प्रधान लक्षण है वो निश्चित चंद्रता देखने को हमें मिलती है। निश्चंद्रिका रहित और कोमल स्पर्श में जो अबरक भस्म तैयार होती है वो मित अबरक भस्म के लक्षणों में हमें देखने को मिलती है। अब आता है अबरक भस्म का अमृतीकरण। अमृतीकरण क्या होता है? मारण के बाद जो किसी भी भस्म तैयार होती है उसके गुण कम हो जाते हैं, तो उसकी गुणों की वृद्धि के लिए हम अमृतीकरण करते हैं। परंतु अमृतीकरण में गुणों की वृद्धि होती है, लेकिन जो उसका वर्ण होता है, उसका जो कलर होता है, उसकी हानि होती है। तो लोहितीकरण हम इसका आगे करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी गुणों की वृद्धि करेंगे जो कि अमृतीकरण द्वारा की जाती है। कैसे? रसायन गुण की प्राप्ति के लिए 1000 पुट देने पर भस्म में उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता बढ़ जाती है, अर्थात शमनार्थ अमृतीकरण किया जाता है। मतलब हम रसायन गुण जब किसी भी द्रव्य के बढ़ाते हैं तो उसमें पुट देते हैं, 1000 पुट तक भी देनी पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसकी भस्म तैयार होती है उसमें उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता ये सब बढ़ जाती है। तो उन सबको शांत करने के लिए, उसके गुण को वृद्धि करने के लिए, उसके दोष को नष्ट करने के लिए हम अमृतीकरण करते हैं। तो अबरक का जो अमृतीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले 10 भाग अबरक लेके, 16 भाग त्रिफला लेके और 8 भाग गोघृत लेकर लोहे की कढ़ाई में पकाने पर अमृतीकरण हो जाता है। दूसरे तरीके में घृत कुमारी स्वरस यानी एलोवेरा का स्वरस का 16वां भाग, चौलाई स्वरस का 10वां भाग और गौमूत्र का 12वां भाग अबरक में मिलाकर लोहे की कढ़ाई में मंदाग्नि पर पाक करने से भी अमृतीकरण हो जाता है। और तीसरा सबसे सरल तरीका जो है, अबरक भस्म को गोघृत के साथ समान मात्रा में भर्जन करने से मंदाग्नि में पाक करने पर भी अबरक का जो है अमृतीकरण हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अबरक का लोहितीकरण। अब हमारे जो लोहितीकरण है वो क्या करता है, जो गुणों की वृद्धि हुई है अमृतीकरण में उसमें वर्ण की हानि होती है, तो वर्ण की हानि को ठीक करने के लिए लोहितीकरण हम करते हैं। तो उत्तम रक्त वर्ण उत्पन्न हेतु, मतलब जो सबसे ज्यादा रक्त वर्ण उत्तम पाने के लिए हम लोहितीकरण करते हैं। और करते कैसे अबरक का? नागरबला, नागरमुथा, वट दूध, वटमूल का स्वरस, हरिद्रा स्वरस और मंजिष्ठा क्वात, ये जो 6 चीजें हैं इनको प्रयोग करने से जो हमारा लोहितीकरण हो जाता है। सबसे पहले इन 6 चीजों को क्या करना है, मर्दन करके 2 से 3 पुट देने पे भस्म तैयार जो होती है उससे अबरक का लोहितीकरण होता है। और जो भस्म होती है कैसी होती है, वो निश्चंद्र मृदु और रक्त कमल के सदृश होती है, मतलब जो रेड लोटस होता है उसके समान रंग वाली होती है। अब आते हैं अबरक के भस्म के गुण। अबरक भस्म का मतलब सर्वश्रेष्ठ भस्म जो है अबरक भस्म ही है, क्योंकि ऐसा कोई संपूर्ण रोग, ऐसा कोई रोग नहीं है जो अबरक भस्म यूज होके ना ठीक हो सकता, मतलब सारे ही रोगों में यूज की जा सकती है। स्निग्ध होती है, अमृत के समान श्रेष्ठ होती है, वात पित्त को कम करती है, रोगों को कम करती है, बल बुद्धि आयु को बढ़ाती है, रसायन के रूप में प्रयोग की जाती है, वाजीकरण के रूप में एफ्रोडाइसिक यूज की जाती है, रुचिकर होती है, किसी की मंदाग्नि हो गई, उससे खाना खाया नहीं जा रहा, रुचि हो गई, उसको भी ठीक करती है, अत्यंत शीत होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है परंतु फिर भी कफ का नाशक करती है, दीपन होती है, आलस्य को कम करती है, संपूर्ण रोग का नाश करती है, पारद का बंधन हेतु प्रयोग की जाती है, पांडु रोग को कम करती है, रक्तवर्धक ब्लड को बढ़ाती है, हमारी बॉडी में स्थिरता को बढ़ाती है, ज्वर और यक्षमा में भी इसका यूज किया जाता है। हमारी बॉडी में ऐसा कोई डिजीज, ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है जो अबरक भस्म ठीक ना कर सकती हो, ये अमृत के समान सुख देने वाली होती है। आगे आता है अशुद्ध अबरक भस्म से हानि। अगर कोई अशुद्ध अबरक का भस्म का सेवन कर ले, अगर प्रॉपर जो अबरक है वो तैयार नहीं हुई उसकी भस्म, उसका सेवन कर ले तो क्या क्या होता है, कुष्ठ रोग, स्किन डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है, क्षय, पांडु, शोथ, इन्फ्लेमेशन, हृदय पार्श्व शूल यानी हार्ट और हमारे इसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो सकती है, अग्नि मंद हो जाती है, गुरु और वात कफ जो है हमारा वो बढ़ जाता है। ये सारी हमें
हानियां देखने को मिलती है। यदि कोई अपक्व भस्म खा ले तो उसके सेवन से क्या हानि होगी? पहले जो हमने खाई उसकी हानि वो अशुद्ध अभ्रक थी। अब आता है अपक्व, अगर प्रॉपरली पकी हुई नहीं है, यानी कि हो सकता है मंदाग्नि में सही पाक ना हुई हो सकता है पुट सही से ना मिला हो, अपक्व हो, सही से पकी ना हो, उसकी वजह से क्या क्या होता है? चंद्रिका युक्त होगी वो सबसे पहले। अपक्व भस्म विष वज्र अग्नि शस्त्र की तरह प्राणहर होती है, मतलब विष वज्र और शस्त्र की तरह हमारे प्राण यानी मृत्यु करने में हो सकती है हमारी, अगर हम अपक्व भस्म लेते हैं। मंदाग्नि प्रमेह की उत्पत्ति करती है, बाघ के रोए की तरह अंत में छिद कर विष की तरह मृत्यु करती है। जैसे बाघ के रोए होते हैं, बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत तेज होते हैं, धारदार होते हैं, उनके समझ हमारी इंटेस्टाइन है, उनमें छिद्र यानी छेद करके हमें विष की तरह हमारी मृत्यु भी कर सकती है। अब आती है इसकी चिकित्सा से निवारण। यदि कोई इन सबका सेवन कर ले तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी? सबसे पहले अत्सी के बीज को जल में पीसकर 3 दिन तक सेवन करने से इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये इसका चिकित्सा निवारण है, ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आता है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे है अभ्रक भस्म की मात्रा की सेवन कितनी करनी चाहिए। काल बल देश के अकॉर्डिंग तो हमें सेवन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो एक कॉमन मात्रा है वो है 1 से 2 रत्ती की मात्रा, यानी 125 mg से लेकर 300 mg तक हम इसको सेवन 250 mg तक हम इसको सेवन कर सकते हैं। 125 mg से 250 mg 1 से 2 रत्ती। अनुपान यानी किसके साथ हम ले सकते हैं? मधुघृत मक्खन और विविध सोरस के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इसमें अभ्रक का सत्व पातन, यानी अभ्रक का सत्व प्राप्ति हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए? लोहे जैसा निर्मल सत्व इसका निकलता है। कैसे? 4 गुना टंकण लेके अभ्रक मूसली स्वरस इसको कोष्टिका यंत्र में तीव्र दमन करने पर अभ्रक का जो सत्व है वो हमें प्राप्त होता है। टंकण, अभ्रक और मूसली का स्वरस कोष्टिका यंत्र में तीव्र दमन करने से लोहे जैसा सत्व हमें प्राप्त होता है। और इस सत्व को शोधन कर कैसे किया जाता है? त्रिफला का क्वाथ, वटमूल क्वाथ, कांजी को 7 बार गर्म कर भुजाने पर सत्व का शोधन होता है। मतलब पहले अभ्रक को प्रतप्त करके उसमें त्रिफला, वटमूल क्वाथ और कांजी इनमें से किसी एक में 7 बार भुजा देंगे तो उसका जो सत्व है उसका भी शोधन हो जाता है। मारण कैसे करेंगे? 2 भाग अभ्रक लेकर 1 भाग कांजी लेकर अभ्रक को प्रतप्त करके मैंने उसको अच्छे से गर्म करके 7 बार पाक करेंगे तो उसका मारण हो जाता है। गुण क्या क्या बताए गए हैं अभ्रक सत्व के? शीतवीर्य होता है, मधुर रस होता है, स्निग्ध होता है, रुचिकर होता है, केश्य बालों के लिए अच्छे होता है और आयुष्य आयु को भी बढ़ाता है। त्रिदोष घन त्रिदोष को कम करता है, रासायनिक रूप में प्रयोग किया जाता है और वाजीकरण यानी एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज में हमें देखने को मिलती है। अब आता है इसका नेक्स्ट जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभ्रक भस्म हमें मेनली किस किस योग में किस किस दवाई में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आरोग्य वर्धनी में अभ्रक भस्म का प्रयोग किया जाता है, पंचामृत परपटी में प्रयोग किया जाता है, गगन परपटी में प्रयोग किया जाता है, पूर्ण चंद्र रस में प्रयोग किया जाता है और योगेंद्र रस में अभ्रक का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा अभ्रक की 1 शॉट वीडियो खत्म होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभ्रक की पिक्स यहाँ दी हुई है। ये अभ्रक की चंद्रिकाएं हैं, अभ्रक की सिराएं हैं जिनमें से क्या वाष्प निकलना सरल होता है सीधी सीधी। तो और ये है कृष्ण अभ्रक। कृष्ण अभ्रक सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया वही है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।